बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कामरान खान हूँ, फाउंडर एक्वाटिक फिशरीज। इस वीलॉग में मैं आपको डिटेल से बायोफ्लॉक के पैरामीटर्स के बारे में बताऊंगा। जिन पैरामीटर्स पे अगर हम जिनको हम मैनेज कर सके तो हम भी वही प्रोडक्शन ले सकते हैं जो अमेरिका में, थाईलैंड में और यूरोप में एक फार्मर बायोफ्लॉक टैंक से ले सकता है। वहाँ पे एक 10,000 लीटर के टैंक से 600 केजी प्रोडक्शन लेता है एक बायोफ्लॉक फार्मर। अगर हम भी इन पैरामीटर्स को मैनेज कर सके तो हम भी वही प्रोडक्शन ले सकते हैं। इन 14 पैरामीटर में जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो टैंक मैनेजमेंट है। टैंक मैनेजमेंट पाकिस्तान में बहुत कंट्रोवर्शियल है। कुछ ये जो प्लम्बर्स हैं जो लोगों को टैंक्स लगवाते रहते हैं, वो और कुछ जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जो डीलर्स हैं, वो आपको कहेंगे कि आप सीमेंटेड टैंक ना बनाएं बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के लिए। ये कामयाब नहीं है क्योंकि इसमें जिप्सम पैदा होता है या इसमें से सैंड निकलता है और वो जो फिश का गिल्स है उसको ब्लॉक कर देता है। ये सब गलत है। और कुछ लोग जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं थाईलैंड या इंडोनेशिया को, वहां पे जो सीमेंट है उसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो लोग उसको तारपुलिन सूट करता है। तो आपको भी जो सूट करता है वही आप अपना लो, दोनों ठीक है। मेरे दो टैंक्स है, दो फार्म्स है, एक में सीमेंटेड टैंक है, दूसरे में तारपुलिन है। लेकिन मैं आपको और दोनों से मैं सेटिस्फाई हूँ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अगर आप बायोफ्लॉक फिश फार्मर है और आपको एक्सपीरियंस है तो आप और आपको लगे कि मैं 15, 20, 25 साल तक यही बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग करूंगा तो फिर आपके लिए कंक्रीट या सीमेंटेड टैंक ठीक है। लेकिन उसमें ये लीकेज का मसला आता है तो उसको आपने बहुत मजबूती से बनाना है। दूसरा, अगर आप नए हो और आपको ये भी श्योरिटी नहीं है कि मैं 10, 15 साल तक बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग करूंगा तो फिर आपको तारपुलिन टैंक्स बनवाने चाहिए क्योंकि ये मूवेबल भी है। और इसको आप अगर ये जो पैरामीटर जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये फॉलो ना करो, आप सीख ना सको, तो ये इसको आप सेल भी कर सकते हो अनफॉर्चुनेटली। दूसरा जो पैरामीटर है नंबर सेकंड पे है वो है वाटर मैनेजमेंट। वाटर में जो पहला जो पार्ट है वो है पीएच का। पीएच वाटर के अल्केलिनिटी या एसिडिटी को कहा जाता है। बायोफ्लॉक में आपको 6.5 से 7.5 के दरमियान पीएच रखना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो आपकी मछलियों को कई किस्म की बीमारियां लग सकती है और जो फिश का ग्रोथ है उसको भी अफेक्ट करेगी ये पीएच वैल्यू। जो दूसरा पॉइंट है इसमें वाटर पैरामीटर में, वाटर मैनेजमेंट में, वो है टीडीएस। टीडीएस टोटल डिजॉल्व सॉलिड इन अ वाटर इसको कहा जाता है। तो इसका जो रेशो है वो 1200 पीपीएम से 1800 पीपीएम के दरमियान होना चाहिए। अगर ये कम है तो आप सोडियम क्लोराइड जो रॉ सॉल्ट आपको मिल रहा है वो आप ऐड कर ले सोल्यूशन फॉर्म में, तो आपका ये लेवल पूरा हो जाएगा। जो थर्ड नंबर पे है पैरामीटर वो है एरेशन मैनेजमेंट। आपको ठीक तरीके से रिंग ब्लोअर या जो डायफ्राम पंप है वो यूज करना चाहिए ताकि आपका जो जो पानी है वो विजिलेंट उसमें एरेशन हो और उसका जो डीओ हो, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल, वो 6 पीपीएम से 8 पीपीएम के दरमियान हो। 6 पीपीएम से अगर कम होगा तो ये भी की है बहुत से बीमारियों का जो लेटर ऑन पैदा होगी और फिश को अफेक्ट करेगी, और साथ में जो फिश का ग्रोथ है वो इसको बहुत अफेक्ट करेगी अगर ये 6 पीपीएम से कम हो। पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि किसी एक फार्म का भी 6 पीपीएम हो। तो हमारे जो प्रोडक्शन कम होने का सबसे बड़ा रीजन है वो ये डीओ लेवल का कम होना है। जो नंबर 4 पे है वो है टेम्परेचर मैनेजमेंट। हमारा जो टैंक है, जो पानी है, उसका टेम्परेचर 24 और 32 के दरमियान हो। ये आइडियल टेम्परेचर है फिश ग्रोथ के लिए और जो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया है उसकी रेप्लिकेशन के लिए आगे। तो अगर ये टेम्परेचर कम होगा, 24 से नीचे होगा, तो ये वेरियस जो डिजीजेस है
उसकी वजह बनेगी। और साथ में अगर ये 10, 8, 10, 12 से कम हो जाए तो ये मोर्टेलिटी भी काज कर सकती है। जो नंबर 5 पे जो पैरामीटर है वो है सीड मैनेजमेंट। जो आप सीड लाते हो उसको आपको सोर्स का पता होना चाहिए कि उसका सोर्स वो जो पेरेंट है जिससे ये सीड मिलता है वो हेल्दी हो, और जो सीड आपको मिले वो एक्टिव हो। अगर एक्टिव और हेल्दी सीड ना हो तो ये आप तो आपकी ग्रोथ जो इसकी ग्रोथ होगी वो स्लो होगी, जो आपकी प्रोडक्शन को मुतासर कर सकती है। और इसके साथ साथ आपको वो ब्रीड डालना चाहिए टैंक में, उसकी फार्मिंग करनी चाहिए जो आपकी लोकल मार्केट में उसका सेल अच्छा हो, उसकी प्राइस ठीक हो। आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो ना करें कि अगर कोई बंदा पंजाब में है और उसने तिलापिया डाल दिया तो मैं पिशावर में हूँ, मैं भी तिलापिया ही डालूंगा। पंजाब में तिलापिया को सूट करता है, वहां पे ये बहुत फेमस फिश है। केपीके में तिलापिया को इतना पसंद नहीं किया जाता, इसका रेट अच्छा नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि हमारे लोकल मार्केट में पंगेसियस का रेट अच्छा है और बायोफ्लॉक में ग्रोथ भी ठीक है, तो पंगेसियस ही डालूंगा। जो नंबर 6 पे है पैरामीटर, वो है सीड ग्रेडिंग और सॉर्टिंग। आपके टैंक में एक किस्म का, एक साइज का सीड होना चाहिए। अगर अगर छोटा होगा और बड़ा मिक्स है तो ये फिश के ग्रोथ को बहुत इफेक्ट करेगी। छोटा जो बड़ा होगा वो जो फीड आप डालोगे सबसे पहले वो कंज्यूम करेगा। जो कमजोर होगा, छोटा होगा, वो कमजोर तर होता जाएगा। और जो हेल्दी है, जो बड़ा है, वो बड़े से बड़े होता जाएगा। तो आपका बहुत जो एक बड़ा हिस्सा जो फिश का वो छोटा रह जाएगा। तो इसलिए, और अगर वो कार्निवोर से बड़ा वाला तो ये छोटे वाले को खा भी जाएगा। तो इसलिए सॉर्टिंग और ग्रेडिंग बहुत जरूरी है सीड की। जो नंबर 7 पे है वो है फ्लोक मैनेजमेंट। आपका जो फ्लोक है वो 20 से 30 ml पर लीटर होना चाहिए। अगर इससे कम हो तो फिर आपका जो हिट जो पूरा फिश का ग्रोथ है वो इफेक्ट करेगा। और इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो ये इसका जो लेवल है वो 20 से 30 के दरमियान होना चाहिए ml पर लीटर। जो जो नंबर 8 पे है वो है फीडिंग मैनेजमेंट। जो आप फीड डाल रहे हो उसका प्रोटीन लेवल अगर तिलापिया पंगेसिस है तो 30% होना चाहिए। इससे कम होगा तो फिश की ग्रोथ को वो रिड्यूस करेगा, कम करेगा। और फिर आपको एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी के साथ फीड डालना चाहिए, जैसे कि हर 6 घंटे बाद, हर 8 घंटे बाद फीड डालना चाहिए। फिर उसकी प्रॉपर टाइमिंग हो, सुबह के टाइम, दोपहर, शाम। तो फिश मेंटली भी रेडी होता है कि इस टाइम फीड आएगा, तो वो उस टाइम का वेट करता है। और जो कोर फीडिंग में जो कोर इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है जो बॉडी वेट के हिसाब से, कि आपने बॉडी कितना डालना चाहिए। ये बॉडी वेट के 6% बॉडी वेट के हिसाब से आपको डालना चाहिए। अगर जितना ये बढ़ता जाएगा तो फिर आपको 3%, 2%, एंड पे जब 500 ग्राम से ये क्रॉस कर दे तो आपको ये 1% देना चाहिए बॉडी वेट के हिसाब से। और जो नंबर 9 पे आता है वो है FCO, फर्मेंटेड कार्बन। जो आप कार्बन सोर्स बहुत जरूरी है जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, इसकी ग्रोथ और इसकी रिप्लिकेशन के लिए। तो आप ये आपको और ये भी आपको जो नाइट्रोजन के हिसाब से, ये फीड के हिसाब से आपको 10:1 के हिसाब से देना चाहिए। ये इस पे मैं एक अलग वीडियो करूंगा कार्बन नाइट्रोजन रेशो पे, तो आपको डिटेल से समझाऊंगा कि आप कितना अगर फीड डालोगे तो कितना आपको कार्बन सोर्स डालना चाहिए। जो नंबर 10 पे है वो टेन मैनेजमेंट। जो टोटल अमोनिया नाइट्रोजन है जो काज करती है वेरियस डेंजरस गैसेस को, उसको कंट्रोल आप कैसे करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कि आप इन जो गैसेस है, जहरीले गैसेस है, इनको आप कैसे मैनेज करते हो। और जो नंबर 11 पे आता है वो है जो कार्बन नाइट्रोजन रेशो। जो मैंने आपको कहा कि आपका जितना आप फीड डालते हो तो उस हिसाब से आपको कार्बन का जो सोर्स है वो आपको ऐड करना पड़ेगा, ताकि एक तो जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया को वो फीड मिलता रहता है, और दूसरा जो अमोनिया गैस होता है उसको
काउंटर करने के लिए आपको कार्बन सोर्स ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद जो आता है वो है स्लज मैनेजमेंट, जो अन ईटन फीड है और साथ में जो फिश एक्सक्रीटा है कुछ नीचे बैठ जाता है, तो वो स्लज जिससे बन जाता है उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। अगर आप वो रिमूव नहीं करोगे तो फिर वो बहुत से जो जहरीले गैसेस है उसका सबब बन सकता है बायोफ्लॉक टैंक में, जिससे कई खतरनाक बीमारियां लग सकती है। वैसे हम पाकिस्तानी हमें ज्यादा आइडिया नहीं है स्लज और फ्लॉक में, तो इस पे मैं डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको फर्क हो कि स्लज को हम रिसाइकल कैसे कर सकते हैं, स्लज को रिमूव करके और पानी को रिसाइकल कैसे कर सकते हैं, और दूसरा फ्लॉक को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कितना टाइम लगता है एक फ्लॉक को मेच्योर होने में। जो नंबर 13 पे आता है वो डिजीज मैनेजमेंट है। वैसे जब हम फ्लॉक को डेवलप करें तो बायोफ्लॉक में वैसे डिजीज बहुत रेयर होती है कि फिश को कोई डिजीज लग जाए, लेकिन अगर आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि किसी भी टाइम कोई डिजीज लग सकती है, तो उसके प्रिकॉशन आपको आपके पास पहले से होने चाहिए। आपके पास एंटीबायोटिक, आपके पास फिर मेडिसन, सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपके पास पहले से होना चाहिए ताकि किसी भी टाइम कोई डिजीज लगे तो इसको आप काउंटर कर सको। और जो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से हम सारे फिश फार्म मार खा जाते हैं, वो है मार्केटिंग एंड हार्वेस्टिंग। हम जितना आपका फ्लॉक का पीरियड, अगर जो फार्मिंग का पीरियड ज्यादा होगा, 6 से 7 महीने, 7 से 8 महीने, उतना ही आपको ज्यादा फायदा होगा। उससे आपका एफसीआर कम होगा और आपको बड़े वजन का फिश मिलेगा और आपको अच्छे ग्रोथ की वजह से आपको ज्यादा मुनाफा होगा। दूसरा, जो आप फिश हार्वेस्ट करते हो, तो इसको आप कोशिश करो कि अपने फार्म से ही जिंदा हालत में आप सेल करो, लोकल मार्केट में आप खुद ही सेल करो, तो आपको ज्यादा मुनाफा होगा। आपने बीच में से ये मिडल मैन जो होता है ना उसको निकालना है। अगर आप खुद कस्टमर तक पहुंच जाओ तो आपको पूरा मुनाफा मिलेगा। ये ना हो कि आपने पूरी साल जो मेहनत की है उसको आप एक डीलर, एक आड़ती के हवाले कर दो, और वो उसमें से जो आपसे ज्यादा मुनाफा वो बीच में से रख के ना आगे सेल करेगा। तो इन 14 पैरामीटर्स को अगर आप फॉलो करें तो उम्मीद है कि हम भी वो जो जो प्रोडक्शन वियतनाम के फार्मर्स और थाईलैंड के फार्मर्स, अमेरिका के फार्मर लेते हैं, वो हम भी ले लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।